हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट में क्या क्या पढ़े थे। डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन, डिटर्मिनेंट होता क्या है, उसमें आपको एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताया गया। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, हॉरिजेंटली जो होता है रो होता है, वर्टिकली कॉलम होता है, यही सब आपको उसका प्राइमरी चीज बताया गया था। आज जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे कि डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट जो है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका दो डायगोनल होगा। देखिए यहाँ पर ये डेल्टा है, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। यहाँ पर एक डायगोनल देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि 1 1 2 2 3 3। यहाँ पर रो और कॉलम का सफिक्स सेम है। देखिए 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। जब रो और कॉलम का सफिक्स सेम रहेगा तो उस डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, या इसको मेन डायगोनल कहते हैं, या इसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका तीन नाम है, प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। क्योंकि ये इसी का यूज ज्यादा होता है, इसलिए इसको लीडिंग डायगोनल कहा जाता है, या मेन डायगोनल कहा जाता है, या प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल वो डायगोनल होता है जिसमें कि रो और कॉलम का सफिक्स सेम होता है। 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा, n n होगा। और दूसरा डायगोनल जो होता है जब रो और कॉलम का सफिक्स सेम नहीं होता है, देखिए 1 3 है, 2 2 है और 3 1 है। ये भले यहाँ पर सेम है, ये तो आपका दोनों में है, प्रिंसिपल डायगोनल में भी है और आपका सेकेंडरी डायगोनल में भी है। तो ये आपका ये जो डायगोनल हुआ वो सेकेंडरी डायगोनल हुआ। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, एलिमेंट A11 रो और कॉलम का सफिक्स सेम रहता है। इसमें सफिक्स सेम नहीं रहता है, डिफरेंट रहता है, उसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल को मेन डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। और सेकेंडरी डायगोनल का एक ही नाम है, उसका कोई सेकेंडरी डायगोनल के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। और प्रिंसिपल डायगोनल को हम शॉर्ट में लिख दिए PD, मेन डायगोनल को MD, और ये जो है LLD हुआ लीडिंग डायगोनल, शॉर्ट में लिख दिए। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल समझ गए। अब देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चंस बनाना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी जाना जरूरी है। बिना प्रॉपर्टीज का आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन बना भी दिए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर भी सही रहेगा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा बात है कि जो प्रूव दैट करना रहता है उस टाइप के क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टीज का यूज किए हुए तो बनेगा ही नहीं। आंसर ला देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे, लेकिन जो प्रूव दैट लाना है वो फॉर्म में नहीं आएगा। वो फॉर्म में तब आएगा जब आप उसको प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो अब मेरा टारगेट ये है आपको प्रॉपर्टीज बताना। तो यहां पर देखिए पहला प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज, यानी डजंट चेंज। अनचेंज मतलब चेंज नहीं करता है। इफ रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स, यानी रो अगर कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन corresponding row change into corresponding column, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में अगर चेंज करता है तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल में देखिए यहां पर अगर कोई डेल्टा है और ये A1 है, A2 है, A3 है, अब B1 है, B2 है, B3 है,
C1 है, C2 है, C3 है। प्रॉपर्टीज को यूज करना है, आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी का कहना यह है कि ये आपका रो है, फर्स्ट रो हुआ, सेकंड रो हुआ, थर्ड रो हुआ, ये कॉलम हुआ। अब एक डेल्टा डैश एक डिटर्मिनेंट बना रहे हैं जो कि कॉलम को रो बदल देते हैं। ठीक है, C फॉर कॉलम, R फॉर रो, डबल एरो मतलब हुआ कॉलम रो बन रहा है, कॉलम गोज टू रो, रो गोज टू कॉलम। तो यहां पर जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो गया। देखिए A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। इस डेल्टा का वैल्यू वही आएगा जो ये डेल्टा डैश का होगा। यही प्रॉपर्टीज कहता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज अनअल्टर्ड इफ द corresponding रो चेंज इनटू corresponding कॉलम। जैसे देखिए, आप कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया 2 3 1 -1 5 6 3 2 1, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं कि रो को कॉलम बना देते हैं, यानी फर्स्ट रो में कौन एलिमेंट है? 2 -1 3 है, 2 -1 3 है, 3 5 2 है, 1 6 1 है। अब डेल्टा का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, डेल्टा डैश का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो सेम होगा, किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। यानी जहां जरूरत पड़ेगा डिटर्मिनेंट में, प्रूफ दैट में या क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप रो को कॉलम में बदल सकते हैं और कॉलम को रो बदल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो या वैनिश्ड। देखिए, कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल है, जैसे कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड है ना, और ये पी क्यू आर है और एक्स वाई जेड है। चूंकि ये फर्स्ट रो और थर्ड रो का एलिमेंट्स जो है R1 और R2, हियर R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, यहां पर क्या है? सेम है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मान ली डेल्टा यहां पर है, ये है P है, Q है, R है, और ये आपका P Q R है, और यहां मान ली कुछ भी है, X Y Z है। तो ये देखिए, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम ये दोनों आपका आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो होगा। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? एक देखिए, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 2 3 है, -1 5 6 है, ये 3 6 9 है। अब देखिए, फर्स्ट रो और सेकेंड रो का एलिमेंट का जो है ये जी देखिए, 1/3, ये 2/6 और 3/9, सबका रेशियो क्या है? 1/3 है। प्रोपोर्शनल मतलब ये हुआ, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा? जीरो होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का ये है, यदि किसी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो या सेम रेशियो में हो, प्रोपोर्शनल हो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, आमने सामने एलिमेंट, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है या वैनिश कर जाता है। वैनिश मतलब जीरो हो जाना, है ना। अब देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, यदि किसी रो और कॉलम का ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो है, उसका भी वैल्यू जीरो होगा। देखिए, जैसे डिटर्मिनेंट है, कोई रो है या कोई कॉलम है, ए बी सी है, एक्स वाई जेड है। यहां पर देखिए, फर्स्ट कॉलम का ऑल एलिमेंट जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये जो है आपका
0 0 0 ABC XYZ है, यह भी है आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। किसी भी रो या कॉलम का ऐसा भी होगा कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑल एलिमेंट ही 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। यहां तो केवल एक रो एक कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 होने के कारण 0 हो जाता है, यहां तो ऑल 9 एलिमेंट 0 है। चाहे सेकेंड ऑर्डर का हो, चाहे थर्ड ऑर्डर का हो, चाहे फोर्थ ऑर्डर का हो, एलिमेंट्स अगर ऑल एलिमेंट 0 है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, यानी किसी भी रो और कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करते हैं, देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट के। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 और B3, ये KC1 KC2 KC3, ये के आप फर्स्ट कॉलम से भी हो सकता है, सेकेंड कॉलम में हो सकता है, थर्ड कॉलम में हो सकता है, या रो वाइज हो सकता है। तो इस के को जो है, ये जो के है देखते हैं यहां पर, ये के कॉमन है, तो यहां पर के बाहर ले लीजिएगा, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये देखिए होल डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड हो गया के से। अगर ये रो वाइज है, मान लीजिए कि के A1 है ना, के B1 और के C1, ठीक है, और ये A2 B2 C2 A3 B3 और C3। देखिए फर्स्ट रो का ऑल एलिमेंट यहां पर क्या है, मल्टीप्लाइड है के से, इसमें के से कॉमन ले लेंगे। के जब कॉमन लीजिएगा, यहां क्या बचेगा, फर्स्ट रो में A1 बचेगा, तो यहां पर क्या बचेगा आपका, ए बचेगा। तो जब के कॉमन लेंगे तो यहाँ के इधर बाहर लिख देंगे, यहां बचेगा आपका A1, और ये B1 बचेगा, यहां C1 बचेगा, और आपका इधर जो है देखिए, ये जो है आपका A2 B2 C2 बचेगा, A3 B3 C3 बचेगा। ये तो एक रो एक कॉलम की बात हुई। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि अगर डिटर्मिनेंट है MA1 MA2 MA3 NB1 NB2 NB3 PC1 PC2 और PC3, तो यहां पर क्या है कि फर्स्ट कॉलम का ईच एलिमेंट देखिए M से मल्टीप्लाइड है, ये सेकेंड N से मल्टीप्लाइड है, थर्ड जो है P से मल्टीप्लाइड है। जब सब में मल्टीप्लाइड होगा किसी एक रो या एक कॉलम में, तभी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन जब लेंगे तो ये जो है M ले लिए, N ले लिए, P लिए, कैसे कॉमन लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट साइन के पहले इक्वल टू के बीच में डाल देते हैं, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये B1 हुआ, ये B2 हुआ, ये B3 हुआ, C1 हो गया, C2 हो गया, C3। जब तक आप प्रॉपर्टीज को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अगर कोई भी केवल क्वेश्चन बनवा रहा है
तो क्वेश्चन बनवाने से आपका खुद से क्वेश्चन नहीं बनेगा। खुद से क्वेश्चन तब बनेगा जब आप प्रॉपर्टीज को समझेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जो कि जब तक प्रॉपर्टी नहीं आएगा तो डिटर्मिनेंट का स्टेप भी समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन से क्या समझ में आएगा। इसलिए प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है और दिमाग में याद रखना है ना, रटना नहीं है। इसको जो है आपको दिमाग में जो है सेट करके यूज करना है। अब देखिए क्या कहता है कि हम लोग 4 प्रॉपर्टी पढ़े। पहला प्रॉपर्टी ये था कि रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये था किसी 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल तो उसका वैल्यू 0 होगा। तीसरा ये था किसी रो या कॉलम का ईच एलिमेंट अगर 0 है तो उसका वैल्यू भी 0 होगा। तीसरा जो है चौथा जो क्या था कि यदि किसी भी रो कॉलम का ईच एलिमेंट किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाइड होगा तो वो होल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट के। एक ही रो एक ही कॉलम में अगर है तो पूरा डिटर्मिनेंट उस नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी ये है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। देखिए यहां पर क्या है, एक डिटर्मिनेंट है a1 है प्लस x है, a2 प्लस y है, a3 प्लस z है, ये आपका l है, ये m है, ये n है ना, और ये आपका l m n हो गया, ये आपका p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। इसका क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का देखिए जो एलिमेंट है 2 टर्म से कनेक्टेड है। ये फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है a1 प्लस एक्स है, a2 प्लस वाई है, a3 प्लस जेड है। तो इसका जो फर्स्ट वाला है a1 a2 a3 लिख दीजिएगा। फिर ये जो है ज्यों क्या त्यों लिखाएगा l m n, ये सिंगल सिंगल है, सिंगल वाला ऐसे लिखा जाएगा। अब प्लस, अब फिर ये जो है यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ x y z हो गया, l m n हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया। इसी तरह से अगर कोई डिटर्मिनेंट है और वो 3 टर्म से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, कंसिस्ट है, a1 है, x प्लस वाई है, a2 है ना, ये आपका m प्लस n है, और a3 है अल्फा प्लस बीटा है ना। ये एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एम एन पी ले लेते हैं और थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, ये गामा है। ये आपका b1 b2 b3 है, c1 c2 c3 है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसका जो है फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 4 टर्म से कनेक्टेड है, 4 टर्म से आपका कनेक्टेड है 4। तो ये 4 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट होगा एज ए सम। क्या होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, जो सिंगल से है सिंगल लिख देना, c1 c2 c3। फिर प्लस ये जो है x, हाँ m अल्फा, ये सेकंड हो गया, और ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर प्लस y एन बी बी, y एन बी b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर प्लस क्या होगा आपका जेड पी गामा, जेड पी गामा, ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस तरह से हम लोग
डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। ये जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए P6 कहता है इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए डिटर्मिनेंट है और ए बी सी ए प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हो गया, इसके अलावा सब एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का हो चाहे थर्ड ऑर्डर का हो। अगर ये मान लिया जाए कि सेकेंड ऑर्डर का है ए 0 0 बी, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है ए इंटू बी है, ए बी के बराबर हो जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि कहेगा कि वैल्यू निकालिए 2 0 0 0 -3 0 0 0 और ये -5। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इवेल्युएट। आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का एबव या बिलो, है ना, अगर ऑल एलिमेंट जीरो है तो वह भी जीरो होगा, वो इसका वैल्यू ए बी सी हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स का बिलो भी अगर ऑल एलिमेंट जीरो है या एबव भी ऑल एलिमेंट जीरो है तो उसका वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के इक्वल होता है। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी था। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी में जो है, इसी से समझे कि 90% क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने में यूज होता है। और दो एलिमेंट जो बताएंगे, किसी भी रो या कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना है, उस जीरो करने में इस प्रॉपर्टी का ही यूज होता है। प्रॉपर्टी ये है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज अंडर द ऑपरेशन ऑफ। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, किस तरह का, कि R1 में अगर R2 को कोई नंबर m से मल्टीप्लाई कर करके और R3 के नंबर को n से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या कॉलम में अगर फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाइड कर करके थर्ड कॉलम को ही मल्टीप्लाई जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये R1 में हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे R2 में, और आपका मन कर रहा है R2 में m से रो को, फर्स्ट रो को m से और सेकेंड रो को n से मल्टीप्लाइड करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R3 में क्या होगा, फर्स्ट रो को m से और सेकेंड रो को n से मल्टीप्लाइड कर करके जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जैसे यहाँ C1 में किए तो आप ऐसा C2 में वो ऑपरेशन कर सकते हैं। C2 में क्या है, सेकेंड फर्स्ट रो को m से और थर्ड रो को n से जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। या C3 बच क्या गया, C3 जो है बचा क्या, C1 C2, C1 को आप m से मल्टीप्लाइड करते हैं और C1 को C1 और n C2, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी जो है P7 जितना भी प्रॉपर्टी बताया गया सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी से क्वेश्चन बनता है। जिस बच्चे को यह प्रॉपर्टी समझ में आ गया, यूज करने का तरीका आ गया, उसके लिए डिटर्मिनेंट बहुत आसान है। और न इस प्रॉपर्टी को जिसको समझ में नहीं आया तो डिटर्मिनेंट में पता ही नहीं चलता है कि कौन सा ऑपरेशन होगा। और थोड़ा तो अपना IQ पे, दिमाग पे भी काम करता है, इसमें क्या लाना है उसी के हिसाब से इसमें प्रॉपर्टी यूज होता है। तो ये P7 हो गया, है ना। तो अब जो है क्या है कि देखिए प्रॉपर्टीज P8 यह है कि डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है
A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। एक डेल्टा वन एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जो A11 A21 के कोफैक्टर से बना है। A11 के कोफैक्टर को आप जानते हैं A11 से डिनोट होता है, A21 को कैपिटल से या C21 से। उसका वैल्यू वही होगा, क्या होगा, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर होगा। अगर मान लो इसका 25 5 वैल्यू है, इसका 25 हो जाएगा। इसका वैल्यू -6 है तो 36 हो जाएगा। अगर 10 है तो 100 हो जाएगा। x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी डेल्टा है A1 A2 A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A22 A33। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक डिटर्मिनेंट बना रहे हैं जो कि उसका जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, उससे जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो इनिशियल जो डिटर्मिनेंट है, जो गिवन डिटर्मिनेंट है, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए P8 ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हालांकि 10, हाँ तो आप लोग तो ये 12 का चीज है तो आपको समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन चूंकि 11th पढ़ना है। किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये डेल्टा डैश एक्स हो गया, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डेल्टा डैश एक्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, पहला कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये 3x स्क्वायर 1 का 0 होगा। और जो सेकेंड थर्ड जो रो कॉलम है उसको कॉलम है उसको छोड़ देना है, वहीं लिख देना है। पहले एक कॉलम को करेंगे, फिर अब क्या है, यानी एक कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिमेनिंग 2 कॉलम जो है आपका कांस्टेंट यूज होगा। अब इसमें इसको करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट रहेगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। जो एलिमेंट है वही कर देना। log x का 1/x होता है, sin x का cos x होता है, cos x का -sin x होता है, और ये यूं ही छोड़ देंगे। 3 बार लिखना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। फिर प्लस क्या है कि पहला दूसरा जो है कांस्टेंट रहेगा, बारी बारी से डिफरेंशिएट करते जाना है। log ex हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया, e का पावर x का e का पावर x हो गया, 2 का पावर 0 होगा, 10x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर आपका 8 हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गया। तो अब जो है कुछ और चीजें हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। फैक्टर थ्योरम इसमें भी होता है। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज जो है, जो कुछ और चीजें हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। उसका टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्वेश्चंस लंबी प्रक्रिया रहेगी, उसमें कई लेक्चर होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, है ना।